बच्चों, जैसा कि हम लोग नागरिक शास्त्र में पहला पाठ पढ़ रहे हैं, सत्ता की साझेदारी, जिसमें हमने आप लोगों को श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में बताया। बेल्जियम क्या था यूरोपीय देश है, और श्रीलंका क्या है, एशियाई देश है। जैसे बेल्जियम में फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों के बीच में वैमनस्य था, और श्रीलंका में क्या था, तमिल भाषी और सिंहली भाषी के लोगों के बीच में मतभेद था। लेकिन बेल्जियम ने अपनी समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान कर लिया, और जबकि श्रीलंका में सिंहलियों और तमिलों की समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से वो समाधान नहीं कर पाए, वहाँ पे गृहयुद्ध हुआ। तो इसी सिलसिले में आपको बताएंगे कि सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता किस रूप में साझेदारी, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। पहले ये विश्वास था कि राजनीतिक सत्ता जो है बंटवारा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये धारणा थी, इसके विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में होनी चाहिए। देखिए, पहले लंबे समय से लोग यही मानते रहते कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए या खास स्थान पर रहने व्यक्ति से। पहले विश्व के इतिहास में उठाकर देखेंगे तो कहीं पे भी जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्र थी। राजतंत्र में क्या होता था कि एक राजा रहते थे, उन्हीं के अधीन सारी शक्तियाँ अधीन रहती थीं, और उनके द्वारा एक समूह रहता था, जो मंत्रिमंडल गठन किया जाता था। समूह में जो राजा के साथ रहते थे वो करते थे। अगर इसके पीछे ये मान्यता है कि अगर फैसला लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसके पीछे ये था कि अगर फैसला लेने का अधिकार कई लोगों को दे दिया गया तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। देखिए, ये इसके पीछे था कि सत्ता में साझेदारी लोग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो उसको कौन सी सरकार निर्णय लेगी, उस पर निर्णय लेना सकते। लेकिन लोकतंत्र में माना जाता है कि जनता ही सारी शक्ति का स्रोत है, मतलब सारी शक्ति जनता से ही आती है, और इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छी लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र के शासन में समाज के विभिन्न समूहों के लोगों को सम्मान दिया जाता है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि जैसे लोकतंत्र में सारी शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन ऐसा क्यों सकते हैं। अभी इस समय सोचिए, देश में, हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन है, और पूरे विश्व में जो ये महामारी आई हुई है, जिस महामारी की वजह से ही हम और आप इस तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इस पर जो लॉकडाउन हुआ है उस पर निर्णय लेने का फैसला किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी है? लेकिन हमने उनको अपनी निर्णय लेने की शक्ति दी है, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। और लोकतंत्र में जो होते हैं, विभिन्न समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं है मोदी जी को किसी एक व्यक्ति ने चुना है, उसको देश की सभी जनता के विचारों को समूहों ने उनको दिया है, और उसमें सार्वजनिक बातें, इसलिए उसी नागरिक शासन को अच्छा माना जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता का हिस्सेदार बनाया जाता है। इसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उसी लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। देखिए, अब हमारे देश में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, हम लोगों के यहाँ हम देश में जाति धर्म किसी के नाम पर विभेद नहीं होता। कहने को तो पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, लेकिन बांग्लादेश में भी लोकतंत्र है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ बहुत ही दुर्भावना की जाती है, कि जिसे हम नहीं कर सकते। वहाँ लोकतंत्र होते हुए भी वहाँ के अल्पसंख्यकों को सत्ता में वो उचित स्थान प्राप्त नहीं है, जो हम लोग के अपने देश भारत में
में माइनॉरिटी को लोगों को प्राप्त है। अब देखेंगे आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के रूप। जो अब विश्व में हर जगह कई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना लिया गया है। इसके अनेक रूप होते हैं बेटा। शासन के विभिन्न अंगों के बीच में, सरकार के बीच में, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में और विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों के बीच में। अब इसके अंतर्गत हम पहला देखेंगे शासन के विभिन्न अंगों के बीच में। शासन के अंग होती हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा ना। तो जो है शासन के कितने अंग होते हैं? शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इनके बीच सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, इसको हम शासन के विभिन्न अंगों के बीच में पढ़ेंगे। इसे हम ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता के असीमित उपयोग नहीं कर सकता। जो सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच में बंटवारा है बच्चों, उसमें जैसे शासन के 3 अंगों में ये क्षैतिज बंटवारा, इसको क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं वो एक बराबर में रहकर अपनी अपनी सत्ता का प्रयोग करते हैं। जैसे विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसके उल्लंघन होने पर दंड देती है। और ऐसे बंटवारे में कोई भी अंग सत्ता का, मतलब कार्यपालिका विधायिका के काम में नहीं जाती और विधायिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करती। तो इस तरह से हर अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। जैसा हमने बताया कि सत्ता के 3 अंग होते हैं, शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य मैंने आपको बताया कि वो कानून को बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका कानून का उल्लंघन होने पर दंड देती है। और ये तीनों पैरेलल में होते हैं, एक समान होते हैं। जिसे तुरंत कहते हैं कि शासन के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं और ये उनके काम करते हैं और सभी। और हर अंग एक दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, उसे विभिन्न संस्थाओं के भी संतुलन बना रहता है। पर संसद के अधीन कार्य करती है। पर जो ये संस्थाएं होती हैं वो संसद के अधीन कार्य करती हैं। जो कार्यपालिका हमारी क्या, देखिए व्यवस्थापिका क्या है? संसद है। तो हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद चुनकर भेजते हैं, जिसे व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। उस व्यवस्थापिका के अंदर से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्रिमंडल है, जो कार्यपालिका है, जो कार्य कर रही है, उसका निर्माण क्या होता है? व्यवस्थापिका के अंदर से ही होता है। क्योंकि जितने मोदी जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बनारस से जीतते हैं, और भी जितने मंत्रिमंडल हैं वो हमारे पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग क्षेत्रों से, निर्वाचन क्षेत्रों से जीत कर के आते हैं। न्यायपालिका की नियुक्ति का कार्य कार्यपालिका करती है। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसकी कार्यपालिका द्वारा होती है। और पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। जो न्यायपालिका है वो उसके कानून पर अंकुश है। जैसे हम आपको पहले बताया था ना कि क्षैतिज वितरण होता है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। ये जो व्यवस्था है इसको नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, चेक एंड बैलेंस कहते हैं। सबसे पहले विश्व में चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था कहाँ पर शब्द सुनने में आया था? तो ये शब्द है अमेरिका में आया था। और हम पढ़ेंगे सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। संघ या केंद्र, जैसे जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो। देखिए सरकार के स्तर पर भी सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सरकार और क्षेत्र और प्रांतीय। इसको अपने भारत के संदर्भ में समझिए। जैसे पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, और एक अपने उत्तर प्रदेश के लिए, हम लोग जहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए हमारी कौन सी सरकार है? योगी जी की सरकार है। बिहार में अलग सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं। तो उसी तरह समझिए संघ और राज्यों में पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। ऐसी सरकार को संघीय सरकार या केंद्र और प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को जगह जगह, जो प्रांत और क्षेत्रीय स्तर की सरकारें हैं उनको जगह जगह नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत में इस सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। अब आप समझ गए कि सरकार के स्तर पर सत्ता में साझेदारी कैसे होती है। दो तरह की सरकारों का गठन होता है, संघीय सरकार और प्रांतीय सरकार। संघ सरकार पूरे देश का शासन संचालन करती है और जो राज्य सरकार होती है एक किसी क्षेत्र का शासन करती है। सामाजिक समूहों में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है। विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में भी हो सकता है। जो सामाजिक समूह होते हैं उसमें भी भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। विभिन्न सामाजिक समूहों और में सत्ता की सहभागिता का सबसे बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार है उससे अच्छा उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा कि वहाँ पे फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों ने किस तरह से सरकार का गठन में योगदान देते हैं। इस तरह व्यवस्थापिका, विधायिका और प्रशासन में इनमें अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। जो इस तरह की व्यवस्थापिका होती है वो विधायिका और प्रशासन मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया और लागू करने की प्रक्रिया में अलग अलग सामाजिक समूहों को उनका योगदान हिस्सेदारी यानी योगदान देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझें, ताकि खुद जो व्यक्ति है अल्पभाषी है या अल्पधार्मिक है या जो भी है जो मतलब उस देश का जो कमज़ोर वर्ग है वो खुद को उससे अलग न समझे कि हमको हमारे देश की सरकार में सामान्य प्रतिनिधित्व नहीं है या हमें सामान्य इज्जत नहीं मिला। उसे भी अपने अंदर एक आत्मसम्मान की भावना उस समूह के वर्ग के लोगों के अंदर भी फील होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब है दबाव समूहों के बीच में ना। तो लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। देखो बच्चों, अपने देश में क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में देखते होंगे किसी की यहाँ व्यापार होता होगा तो आप सुने होंगे व्यापार मंडल। उद्योगपतियों का भी एक मंडल है जिससे फिक्की है। किसान होते हैं उनका किसान यूनियन होता है। औद्योगिक मजदूर हैं, मजदूरों की भी एक यूनियन होती है। हम टीचर्स का भी एक वो होता है ना। कभी कभी आप बड़े कॉलेज जब अभी आप 10th में हो, 12th करके जब कॉलेज में जाओगे तो आप छात्र संघ भी सुनोगे कि कॉलेज में आज छात्र संघ का चुनाव है। ये सब चीज़ें क्या है, एक तरह का दबाव समूह है। लोकतंत्र में जो होती है, जो लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच में चुनाव करने का विकल्प होता है। जो लोकतंत्र है वहाँ उसमें लोग अपने सामने सरकार का सत्ता का हमें किसे चुनना है। जैसे देखिए जब चुनाव होते हैं तो घर में सुनते होंगे हमें साइकिल पे वोट देना है, कोई कहता है हमें कमल पे वोट देना है, तो कोई कहता है हमें हाथी पे वोट देना है, तो कोई कहता है हमें पंजे पे वोट देना है। तो हमारे सामने और भी न जाने कितने लोग खड़े होते हैं चुनाव में। तो हमारे सामने एक विकल्प क्या होता है कि हम सत्ता किसको दें। 4-4, 5-5 विकल्प होते हैं। हम जिन विकल्पों में जिसको अच्छा समझते हैं उसको देते हैं। और एक बटन नोटा का भी होता है, हम चाहें तो नोटा भी दबा सकते हैं, यानी इसमें से कोई नहीं अच्छा है उसे का। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग को लाभ के लिए दबाव बनाकर ये दबाव समूह सत्ता में भागीदारी करते हैं। अब ये समझिए कि ये जो विभिन्न दबाव समूह होते हैं ये सरकार में भागीदारी करके में अपने सदस्यों के हित के लिए समूह बनाकर ये सरकार में वो दबाव डालते हैं। जैसे अब आप अभी थोड़े बड़े होंगे तो सबसे पहले आप छात्र संघ में, जब कॉलेज में जाएंगे तो छात्र संघ में जाएंगे। तो जो छात्र संघ होता है वो विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों के हितों के लिए वो करता है कि हम छात्र में मतलब बच्चों की क्लासेस पूरी चली हैं कि नहीं, लाइब्रेरी की सुविधा है कि नहीं, ये सब चीज़ों के लिए वो विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने छात्र संघ का जो अध्यक्ष होता है, जिसे आप लोग चुनेंगे जब बड़े हो जाएंगे तो वो आपके लिए रहेगी। जैसे किसान यूनियन है तो किसानों के हित के लिए कि उनकी उपज का सही दाम उन्हें मिले, उनका फसल न सड़े, उनका बीमा हो, इसके लिए किसान मंडल के लोग वो डालते हैं। औद्योगिक समूह के लोग हमारे कि उनके मजदूरों को काम का घंटा निर्धारित होना चाहिए
के लिए वो अपने सभी लोग अपने अपने सदस्यों के लाभ पहुंचाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम नागरिक शास्त्र का प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी, जिसमें मैंने आप लोगों को बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में की कहानी बताई। इस तरह से बच्चों मैंने जो नागरिक शास्त्र का पहला पाठ पढ़ाया, सत्ता की साझेदारी, इसमें मैंने आप लोगों को बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी के बारे में बताया। बेल्जियम क्या है? एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। और श्रीलंका क्या है? एक एशियाई देश है जिसकी राजधानी कोलंबो है। और बेल्जियम में आप लोगों को हमने सत्ता की साझेदारी के पाठ में बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी बताते हुए सत्ता की साझेदारी के रूप में बताया कि आधुनिक की सत्ता में किस तरह से साझेदारी होती है। और सत्ता की साझेदारी के में चार मैंने आप लोग को चार अंग बताए शासन के विभिन्न अंगों के बीच में, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका आती है। सरकार के बीच में मैंने बताया कि जिसमें केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार होती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में जो जैसे अल्पभाषी सांस्कृतिक भाषी जो होते हैं, उनमें मैंने उसमें सबसे अच्छा उदाहरण दिया था बेल्जियम का। और दबाव समूहों के बारे में बताया, जो विभिन्न तरह के दबाव समूह होते हैं। शिक्षक संघ, औद्योगिक संगठन जैसे व्यापार मंडल होते हैं, शिक्षक संघ होते हैं, किसान मजदूर यूनियन होते हैं, कि वो लोग अपने अपने वर्ग इस तरह से अपने वर्ग के हितों के लिए वो करते हैं। और इस प्रकार बच्चों ये पाठ पूरा हो, इस तरह से ये बच्चों आपका ये पाठ पूरा हो गया। और इसे आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम आपको अर्थशास्त्र का पहला पाठ शुरू करेंगे, यानी दूसरे सामाजिक विषय के दूसरे खंड का जो चौथा खंड है अर्थशास्त्र, उस खंड का हम आपको पहला पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद।